हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें भारतीय न्याय संहिता में जो टॉपिक पढ़ना है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके प्री में, मेंस में, इंटरव्यू, इन तीनों ही जगह आपसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो कौन सा है? वो टॉपिक है आपका जनरल एक्सेप्शन का। हमें दो सेक्शन पढ़ना है। कौन सा? सेक्शन 14 और सेक्शन 17 पढ़ना है, जो कि बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के विषय में बात करता है। ठीक है, इन दोनों के विषय में हम जानेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, दोनों के मध्य अंतर क्या है, लीडिंग जो केस लॉ है उसके विषय में हम लोग जानेंगे, दृष्टांत है वो जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का सहारा क्या आप हर जगह ले सकते हैं या इसका कोई अपवाद भी है, उसके विषय में भी हम लोग यहां पर जानेंगे। ठीक है, अब हम आगे वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है, अगर आपको इसके आगे की वीडियोस चाहिए या इसके पहले का आपको लेक्चर चाहिए, तो आपको मेरी क्लास ज्वाइन करना होगा। कैसे ज्वाइन करेंगे? आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, क्या पढ़ना है हमें? हमें साधारण अपवाद पढ़ना है, जनरल एक्सेप्शन पढ़ना है, जिसका प्रावधान चैप्टर 3 में दिया गया है और जो सेक्शन 14 से लेकर 44 तक प्रावधान करता है। चैप्टर का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि ये बताइए साधारण अपवाद का प्रावधान किस चैप्टर में दिया गया है प्री के लिए। ठीक है, तो याद रहे अध्याय 3 में दिया गया है। सेक्शन याद होना चाहिए आपको, सेक्शन 14 से लेकर 44 तक यह प्रावधान करता है। यही चैप्टर आप आईपीसी में कहां पढ़ा करते थे? आईपीसी में आप चैप्टर 4 में पढ़ा करते थे। सेक्शन 76 से लेकर 106 तक आप आईपीसी में पढ़ा करते थे। क्लियर बात? अब देखिए, साधारण अपवाद ये लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि आपने कोई कार्य कर दिया है जिसमें आपका इंटेंशन या हम कहें गलत इंटेंशन नहीं था या मेंजरिया आपका नहीं था, तो आप इन अपवादों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। और यदि आप इन अपवादों की श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ये क्या है? ये जनरल एक्सेप्शन है। दो चीजें हैं बीएनएस में, ध्यान रखिएगा। एक साधारण स्पष्टीकरण है और दूसरा क्या है? साधारण अपवाद। दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ये समझे रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो जनरल एक्सेप्शन है हमारा, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 44 तक है। इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। पहला, सेक्शन 14 से लेकर 33 तक, ये आपका दुराशय का अभाव होता है। जो आप कार्य सेक्शन 14 से लेकर 33 तक करते हैं उसमें आपका मेंजरिया नहीं होता है। अर्थात यदि मेंजरिया नहीं है तो वो किया गया कार्य क्या होगा? क्षम्य होगा। क्लियर? सेकंड है सेक्शन 34 से लेकर 44 तक, इसमें क्या है? ये आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बताता है। अब ये जो प्रतिरक्षा है हमारी, ये प्रतिरक्षा शरीर और संपत्ति के विरुद्ध हो सकती है, और यह प्रतिरक्षा न केवल आपके शरीर और संपत्ति के विरुद्ध बल्कि आप अन्यों के शरीर और संपत्ति की भी सुरक्षा कर सकते हैं इस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत। मतलब कि आप न केवल अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि दूसरे की शरीर और संपत्ति की सुरक्षा का भी अधिकार आपको ये बीएनएस प्रदान करता है, या हम कहें ये जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आपको ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्लियर बात? अब आगे चलते हैं। ये आप समझ चुके होंगे, दो भाग में हम करके इसको पढ़ते हैं, 14 से लेकर 33 तक, फिर 34 से लेकर 44 तक। क्लियर? याद करने के लिए आपको सही रहेगा ये। आगे चलते हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपवादों का सहारा चाहता है, वो कहता है कि भाई मेरे द्वारा किया गया कार्य जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, तो उसी व्यक्ति को ही यह बात साबित करनी होगी। ठीक है, या हम कहें सबूत का भार किस पर होगा? उस व्यक्ति पर होगा जो जनरल एक्सेप्शन का सहारा चाहता है या उसका फायदा
ये बात कौन कहता है? ये बात आपका बीएसए कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है। कौन सी धारा कहती है? तो धारा आपको याद होनी चाहिए, सेक्शन 108 बीएसए का ये बात कहता है कि अपवादों का सहारा यदि कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो उसी को यह बात साबित करनी होगी। क्लियर बात? ये चीजें हमने बीएसए में पढ़ा रखा है। यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप बीएसए की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम अपने सेक्शन 14 की यहां से शुरुआत करते हैं। हमें 2 सेक्शन पढ़ना है। आज की डेट में हम 2 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 14 पढ़ेंगे और सेक्शन 17 पढ़ेंगे। ये दोनों ही सेक्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस का पूरा फुल क्वेश्चन यहां से बनता है और बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि 14 और 17 में अंतर क्या है, कैसे इसको लिखा जाएगा। तो लिखने की जो प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या लिखा जाएगा, क्या केस लॉ इसमें डाला जाएगा, कैसे आप लिखेंगे चीजों को। तो आप ये सब चीजों को समझते रहिए। यहां पे देखिए, शुरुआत करते हैं सेक्शन 14 की। ये सेक्शन 14 हम आईपीसी में कहां पढ़ते थे? यही सेक्शन आपका सेक्शन 76 हुआ करता था आईपीसी में। अब देखते हैं ये क्या बात करता है। सेक्शन 14 क्या बात कर रहा है, समझिएगा। कोई बात अपराध नहीं है, सीधे इन्होंने कह दिया कोई ऐसी बात आप कर रहे हैं वो अपराध नहीं होगी। लेकिन कैसी बात? आगे उसी बारे में बता रहे हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ध्यान रखिएगा, कोई कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध किया गया है, अर्थात लॉ ने उसे क्या किया है? बाउंड किया है कि वह कार्य आप करिए। ठीक है, और अगर वह व्यक्ति मान लीजिए नहीं करता है, कार्य तो करना है उसे, अगर वह नहीं करता है तो क्या करता है? तो वो लोप करता है। क्या करता है? वो क्या करता है? लोप करता है। ध्यान रखिएगा। अब विधि द्वारा आबद्ध है वो कार्य करने के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रही है तो पुलिस ऑफिसर का ये काम है तो वहां पर जाए जहां लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई को छुड़वाए। ठीक है, या चोरी हो रही है तो उस स्थान पर जाए। ये सब क्या है? कार्य है उसका। भाई पुलिस ऑफिसर है, उसे विधि द्वारा बाउंड किया गया यही सब कार्य करने के लिए। ठीक है, या अगर वो कार्य नहीं करता है, अगर मान लीजिए कोई चोर आ रहा है, उसको पता है कि हाँ भाई इस रास्ते से चोर आ रहा है, हमें पकड़ना है, वो विधि द्वारा बाउंड किया गया है, लेकिन वो नहीं पकड़ता है, जानबूझकर उस रास्ते से हट जाता है, तो वो कार्य क्या है? वो लोप कहलाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? लोप। जिस कार्य को करने के लिए आपको कहा गया है, जिस कार्य को करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आप उस कार्य से विरत रहते हैं, नहीं करते हैं, तो आप क्या करते हैं? लोप करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आप इतनी लाइन पहले समझ गए कि नहीं, कि कोई बात अपराध नहीं है, ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा रही है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, जहां लॉ ने उसे क्या किया है? बाउंड किया है कि आपको यह कार्य करना है। ठीक है, तो वो कार्य क्या है? अपराध नहीं होगा। जैसे पुलिस ऑफिसर, लड़ाई हो रही है, अब गया, अब वो नहीं लड़ाई, वो छोड़ रहा है, सब मारी मारा गुत्थम गुत्था चल रही है, उसी गया मारा, 2-3 झापड़ मारा, तो क्या वो अपराध हो जाएगा? नहीं, वो उतना प्रेशर देना जरूरी था तभी वो छोड़ेंगे सब। तो इतना पावर दिया गया है पुलिस अधिकारी को, भाई ऐसा नहीं मान रहे तो दीजिए रट्टा या डंडा उंडा नहीं है तो दीजिए, उसका यूज कीजिए उनके ऊपर। तो ये कार्य अपराध नहीं माना जाएगा जो पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये विधि द्वारा आबद्ध किए गए हैं ऐसे कार्यों से निपटने के लिए। क्लियर? अब आगे या कहा जा रहा है जो तथ्य भूल के कारण, अब ध्यान रखिएगा, जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट क्या था? ये पार्ट है कि भाई वह कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, विधि द्वारा आबद्ध है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अपराध नहीं माना जाएगा। अब यहां कह रहे हैं भूल के विषय में कि अगर मान लीजिए आप कोई कार्य तो कर रहे हैं लेकिन आपसे भूल हो जा रही है, तो वो भूल कैसी होनी चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं। वो भूल आपकी तथ्य की भूल होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, न कि विधि की भूल होनी चाहिए। दोनों में अंतर है। कभी भी विधि की भूल का सहारा आप नहीं ले सकते हैं। आप किसका सहारा ले सकते हैं? किसका बचाव ले सकते हैं? तथ्य की भूल का सहारा आप ले सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? अब जैसे
मान लीजिए इसमें आप दृष्टांत पढ़ेंगे, आप सेक्शन 14 निकालिए, सेक्शन 14 का दृष्टांत पढ़िए, बी वाला पहले, बी वाला पढ़ते हैं पहले दृष्टांत हम लोग। क्या कहा गया? कहा गया न्यायालय का अधिकारी क, यहां बना लेते हैं हम, क क्या करता है? मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यह ही मां है। किसको गिरफ्तार करना था? क को, मां को गिरफ्तार करना था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ये गए य को गिरफ्तार कर लिए। कैसे? क को गिरफ्तार करना है मां को, और क ये समझ रहे हैं कि ये जो य है यही क्या है? मां है, और गिरफ्तार कर लेते हैं। तो क्या इन क के द्वारा किया गया ये कार्य अपराध होगा? नहीं, ये अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये भूलवश इन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया, और भूल कैसी थी? तथ्य की भूल थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की भूल थी, इसलिए यहां पर क को बचाव मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि ये विश्वास करके कि यही मां है, या को गिरफ्तार कर लेता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। बात समझ में आ गई? क्लियर? दूसरा स्टैम्प जो है आपका सेक्शन 14 का बी वाला, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका दृष्टांत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बना के पूछा जाता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी सीधे आता है। मेंस में तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे जब आप सेक्शन 14 अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कौन क्या किया? कोई अपराध नहीं किया। अब जैसे हम मान लीजिए कि हमारा बैग है, हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप भी रेलवे स्टेशन पे हैं, और मेरे पास जैसा बैग है, जिस कलर का बैग है, सेम उसी कलर का बैग आपके पास भी है, और ट्रेन आ जाती है। उसी दौरान क्या होता है आप जानते हैं, जब ट्रेन आती है तो जल्दबाजी मच जाती है, हड़बड़ी मच जाती है, लोग जल्दी जल्दी अपना ट्रेन की बोगी में घुसना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई आपका बैग अपना बैग समझ के उठा लिया, क्योंकि सेम था। तो क्या मैंने कोई अपराध किया? नहीं, क्योंकि मेरा यहां पे इंटेंशन बुरा नहीं था। मेरा जो इंटेंशन आपके बैग को चोरी करना नहीं था, मैंने तो इस वजह से उठाया कि ये मेरा बैग है। तो ये क्या है? यहां कोई भी अपराध नहीं होगा। ये कैसी भूल है? ये हमारी भूल तथ्य की भूल थी, इसलिए हमें यहां पर बचाव मिलेगा। बात समझ में आ गई ये चीजें? अब एक और लीजिए दृष्टांत। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम हॉल में टीचर को यह लगता है कि ये जो फला लड़का है वो नकल कर रहा है, कोई चिट लाया है जेब में, वो नकल कर रहा है। वो गए और उस लड़के की जेब में हाथ डाल दिया, और ये हुआ कि भाई वो लड़का नहीं बल्कि लड़की था। तो क्या टीचर किसी अपराध के दोषी होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर तथ्य की भूल में थे, वो उनको लगा था कि वो लड़का है, इसलिए उसकी जेब में इन्होंने हाथ डाला। और किस लिए? कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो नकल करने के लिए कोई पर्ची उर्ची लाया, इसलिए उन्होंने हाथ डाला था, इसलिए वो तथ्य की भूल के अंतर्गत उनको यहां पर बचाव मिलेगा। क्लियर? ये सभी आपके जो मैंने आपको उदाहरण दिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहां अलर्ट रहिएगा। ठीक है, तो ये हुई बात किसकी? आपके तथ्य की भूल के कारण। अब ये हो सकता है कि आपके मन में हो कि क्या विधि की भूल का भी बचाव मिलता है? नहीं, आप कभी भी विधि की भूल का बचाव नहीं ले सकते। बचाव लेना है तो सिर्फ और सिर्फ तथ्य की भूल का बचाव ले सकते हैं, विधि की भूल का बचाव नहीं मिलेगा आपको। यहां तक कि कह दिया गया कि कोई विदेशी भी व्यक्ति होगा तो भी वह विधि की भूल का बचाव नहीं ले सकता। वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे तो भैया इंडिया की विधि का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप विधि का सहारा ले लें, ये छूट दे दी जाए कि चलिए आपको विधि की भूल का बचाव हम देंगे, तब तो कितने मामले बढ़ जाएंगे भाई, सभी विधि की भूल करने लगेंगे। आप जा रहे हैं बाइक से, हेलमेट नहीं लगाए हैं, रोक दिया पुलिस वाले ने, कहा भैया हेलमेट कहां है? भाई हमें तो पता ही नहीं था कि हेलमेट लगाना है। लो, हो गया, अब क्या होगा? साबित करो ये सब। तो ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी, इसीलिए माना जाता है कि आप अगर यहां हैं, इंडिया में हैं, तो या जिस किसी भी आप देश में हैं, तो आपको यह माना जाता है कि आप क्या हैं? आप उस विधि से अवगत हैं। ठीक है, तो विधि की भूल का आप सहारा कतई नहीं ले सकते हैं। क्लियर? इसी पर एक केस लॉ है, ध्यान रखिएगा,
कौन सी? आर वर्सेस वेली का मामला था। इसमें कहा गया कि विधि की भूल का बचाव किसी विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं होता है। इसमें यूं हुआ, एक व्यक्ति जहाज से जा रहा था, बीच अभी रास्ते में पहुंचा ही था समुद्र में, तभी संसद द्वारा कोई कानून पास कर दिया गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। फिर बाद में यह कहा गया कि भाई इसे कैसे विधि का ज्ञान हो सकता था, जब वो समुद्र में था बीच में, तभी तो आपने पास कर दिया, तो उसे विधि का ज्ञान हो भी नहीं सकता था। तो हालांकि यहां पर उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप सीधे ये समझिए कि विधि का सहारा आप लेकर बच नहीं सकते। यहां पर क्लियर? तथ्य की भूल का सहारा तो ले सकते हैं, लेकिन विधि की भूल का सहारा आप कतई नहीं ले सकते। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो तथ्य की भूल है या विधि की भूल है, इसको हम एक लैटिन सूक्ति के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। कैसे? लैटिन सूक्ति आपको याद होनी चाहिए, प्री का क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी आपको लिखना होगा ये चीजें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या मैक्सिम है? इग्नोरेंटिया फैसिट एक्सक्यूजेड। क्या मतलब? तथ्य की भूल क्षम्य है। इसका मतलब क्या है? तथ्य की भूल क्षम्य है। सेकंड कहता है इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटेड। विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यहां पे बताया गया। यहां देख क्या, ज्यूरिस का मतलब क्या है? विधि होता है, लॉ होता है। तो विधि की भूल क्या है? क्षम्य नहीं होती। अब समझिए एक चीज और, यहां जो तथ्य की भूल क्षम्य हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा करते हैं, वहां भी है तथ्य की भूल क्षम्य। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि ये जो तथ्य की भूल जो है आप पढ़ते हैं सेक्शन 14 के तहत, ये आपके पनिशमेंट से बचाती है, दंड से बचाती है। ठीक है, ये तथ्य की भूल। जबकि सेक्शन आपका 20 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, वो कंपनसेशन से बचाता है। समझिएगा, बीएनएस में जो भूल है तथ्य की, वो पनिशमेंट से बचा रही है, दंड से बचाती है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 20 में जो भूल दी गई है, वो आपका कंपनसेशन से बचाती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, कुछ यहां पर केस लॉ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले एक जो दृष्टांत और है उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 14 का एआई है, इसमें क्या कह रहा है? विधि के समादेशों के अनुरूप में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। का ने क्या किया? कोई अपराध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी का आदेश उसे मिला था, उस आदेश के अनुसार उसने क्या किया? गोली चलाया, इसलिए का ने कोई लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, भले ही वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मिल रहा है आपको, लेकिन जो आदेश मिल रहा है वो वैध आदेश होना चाहिए। अगर आपको अवैध आदेश मिल रहा है, गलत आदेश मिल रहा है और तब आप कार्य कर दे रहे हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। वहां आप तथ्य की भूल का बचाव नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मामला था, चरण दास का मामला था। इसमें कहा गया वरिष्ठ अधिकारी के अवैध आदेश से टेंट के अंदर गोली चला दिया गया। यहां क्या है? यहां आपका जो आदेश था वो अवैध था, इसलिए यहां पर आपको अपराधी माना गया। ठीक है, तथ्य की भूल का आपको यहां पर बचाव नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो आदेश दिया गया था वो आदेश कैसा था? अवैध था, इसलिए यहां पर तथ्य की भूल का बचाव यहां पर नहीं मिला। क्लियर? आगे चलते हैं लोग। अब देखिए, एक मामला है रेक्स वर्सेस लीवेट का। ये सब देखिए क्वेश्चन आपकी प्री में पूछे जाते हैं कि ये बताइए फला आपका केस लॉ जैसे रेक्स वर्सेस लीवेट, ये आपका किस सेक्शन से संबंधित है? 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, तो यहां अलर्ट रहिएगा। ठीक है, जो जो केस लॉ है ये किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। रेक्स वर्सेस लीवेट में क्या था? इसमें कोई व्यक्ति, मान लीजिए कौन, ए नाम का व्यक्ति है, अपने घर में सो रहा था और उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो अपना तलवार निकालता है, तो देखता है कि कोई व्यक्ति है अंधेरे में और फट से मार देता है तलवार से, वो व्यक्ति मर जाता है। बाद में यह पाया जाता है कि जिस व्यक्ति को ए ने मारा था वो कौन था? वो उसके नौकर का कोई रिश्तेदार आया हुआ था, उसको मार दिया। तो यहां क्या हुआ? यहां ए को किसी अपराध का दोषी नहीं माना गया, क्योंकि उसने भूलवश वह कार्य किया था। अब भूल कैसी थी? तथ्य की भूल थी, इसलिए उसे अपराधी नहीं माना गया। ए ने क्यों मारा है? ए सोचा कि भाई चोर है, चोर समझ के उसने प्रहार कर दिया, तो यहां पर उसे अपराधी नहीं माना गया। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। रेक्स वर्सेस लीवेट में। आर
वर्सेस टाल्सन का मामला है, इसको समझते हैं हम लोग। आर वर्सेस टाल्सन में क्या था, इसमें एक महिला यह समझी कि मेरे पति अलविदा हो गए, चले गए। उसने 7 साल के अंदर ही दूसरा विवाह कर लिया, यह समझकर कि मेरे पति अब नहीं रहे, अब मैं दूसरा विवाह कर लेती हूं। ये देखिए पूरे जांच पड़ताल उसने किया और ये पाया कि अब मेरे पति नहीं रहे। कई खोजबीन की, कई जगह उसने पता किया, पता नहीं चल पाया, तो उसने जाकर विवाह कर लिया, दूसरा विवाह किया है और 7 साल के अंदर ही वो पति आ जाता है। तो भी यहां पे क्या किया गया, यहां पर आर वर्सेस टाल्सन के अंतर्गत उसे क्षम्य कर दिया गया, छोड़ दिया गया, विवाह के लिए दंडित नहीं किया गया, क्योंकि ये जो भूल थी ये आपका तथ्य की भूल के अंतर्गत इसको माना गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप कार्य कर रहे हैं तथ्य की भूल के अंतर्गत, वो कर कैसे रहे, सद्भाव पूर्वक करते हैं। ध्यान रखिएगा, लिखा गया जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी लिखेंगे ये शब्द रहना चाहिए, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हूं कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो सद्भाव पूर्वक हम कहां पढ़ते हैं, बीएनएस में। बीएनएस में आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 के क्लॉज 11 में सद्भाव पूर्वक पढ़ते हैं। सद्भाव पूर्वक होता क्या है, सद्भाव पूर्वक का मतलब होता है सम्यक सतर्कता और ध्यान से किया गया कार्य, वही क्या कहलाता है, सद्भाव पूर्वक कहलाता है। क्लियर, तो जो कार्य करेंगे आप सद्भाव पूर्वक करेंगे, ठीक है। जितने भी दृष्टांत दिया हमने उसमें सद्भाव पूर्वक रहेगा, और जब आप कोई भी कार्य सद्भाव पूर्वक कर रहे हैं तब उसमें आप अपराधी नहीं माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मंजरिया वहां पर नहीं होता है, गलत इंटेंशन नहीं होता है आपका, दुराशय नहीं होता है आपका, ठीक है, तो आप वो कार्य करते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। चरणदास हो गया, रेक्स वर्सेस लीवेट हो गया, आर वर्सेस टॉल्सन हो गया, आर वर्सेस बेली हो गया। नेक्स्ट आइए शिराज वर्सेस डी लुटजिन का मामला है, इसको हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसमें आप समझते हैं कि उसमें मामला क्या था। शिराज वर्सेस डी लुटजिन में मामला था कि भाई कोई भी शराब वाला वो किसी ऑन ड्यूटी कोई भी पुलिस अधिकारी को शराब नहीं देगा, तो एक पुलिस ऑफिसर जाता है और जो शराब का ठेका होता है वहां से शराब लेता है। तो उसको कहा गया कि भाई आपको दंडित किया जाएगा, आप अपराधी हो। तो उसने ये कहा कि भाई जब ये लेने आए शराब तो मुझे नहीं पता था कि वो ऑन ड्यूटी हैं। तो शराब वाले ने कहा कि मैं इस भूलवश इनको शराब दिया कि वो ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इस कारण ही मैंने इनको शराब की बोतल दी, जबकि वो व्यक्ति क्या थी, ऑन ड्यूटी थे। तो ऑन ड्यूटी शराब को देना यहां पर मना किया गया था। तो जो भूल था वो क्या था, वो तथ्य की भूल के अंतर्गत उस व्यक्ति के द्वारा शराब दिया गया था, तो उसे अपराधी नहीं माना गया कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। क्लियर, ये बात कहां है, ये शिराज वर्सेस डी लुटजिन में है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आइए। अब देखिए तथ्य की भूल क्षम्य है कि अपवाद। क्या हर जगह तथ्य की भूल का सहारा आप ले सकते हैं? नहीं, हर जगह आप तथ्य की भूल का सहारा नहीं ले सकते। जहां आप छानबीन करके वास्तविक चीजों का पता कर सकते हैं, वहां पर आपको तथ्य की भूल का बचाव नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमें तो पता ही नहीं था, हम तो भूल गए थे। ये नहीं, अगर आप छानबीन करके उन सब चीजों का पता लगा सकते थे तो वहां आपको तथ्य की भूल का बचाव नहीं मिलेगा। जैसे एक केस है आपका आर वर्सेस प्रिंस का मामला। इसमें क्या था, एक व्यक्ति ने एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसकी एज समझा उसने कि 16 वर्ष है और उसको उठा लिया। बाद में पता चला कि वो लड़की की एज कितनी है, 20 साल है। तो लड़के ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि इसकी एज 20 साल है। तो यह कहा गया आपका ये भूल यहां पर बचाव नहीं होगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य ही अपने आप में अनैतिक है, तो यहां पर इसको दंडित किया गया। ठीक है, इनके भूल का बचाव यहां पर नहीं लिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर वर्सेस व्हीट एंड स्टॉक्स का मामला है। यहां पर एक व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है यह समझ के कि तलाक की डिक्री द्वारा हमारा विवाह विच्छेद हो चुका है, तो वो दूसरा विवाह कर लेता है। बाद में पता चलता है कि भैया इनका तो जो तलाक की डिक्री अभी हुई ही नहीं है, तो उन्हें द्विविवाह का दोषी माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन था, रास्ता था कि आप थोड़ा सा तत्परता करके जांच पड़ताल कर सकते थे कि भाई डिक्री पास हुई है कि नहीं हुई है। आपने बिना जांचे पढ़ के ही आपने दूसरा विवाह कर लिया, इतनी जल्दबाजी में आप थे, तो आपको यहां पर दंडित किया जाएगा। आप तथ्य की भूल का यहां पर बचाव नहीं ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये दोनों केस आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हुई बात सेक्शन 14 की। अब बात करते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या बात करता है? विधि द्वारा न्यायानुमत की बात करता है। अब समझिएगा, हमने पूरा नहीं लिखा यहां पर, बस आप ये काम करिएगा कि जहां आपने विधि द्वारा आबद्ध शब्द है, बस वहीं पर एक शब्द हट जाएगा, विधि द्वारा न्यायानुमत आ जाएगा, बाकी सभी चीजें सेम रहेंगी। जैसे कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा यहां न्यायानुमत हो, ठीक है, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, ठीक है। तो आबद्ध की जगह क्या हो जाएगा? न्यायानुमत आ जाएगा, ठीक है, बाकी सभी चीजें सेम रहेंगी। अब हम समझते हैं कि आखिर अंतर क्या है विधि द्वारा आबद्ध में और विधि द्वारा न्यायानुमत में, अंतर क्या होता है। अब देखिए, यहां तक अगर आप आ गए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कृपया करके लाइक कर दीजिए, और जो नए लोग हैं देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो विधि द्वारा आबद्ध, विधि द्वारा न्यायानुमत में क्या होता है? विधि द्वारा आबद्ध में कोई लोक सेवक होता है जिसको आबद्ध किया जाता है, बाउंड किया जाता है वह कार्य करने के लिए, ठीक है। विधि द्वारा न्यायानुमत में क्या होता है? विधि द्वारा न्यायानुमत में लोक सेवक भी हो सकता है, प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है वह कार्य करने के लिए। जैसे आप पढ़ते हैं बीएनएसएस, बीएनएसएस में कहा गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति के सामने कोई संज्ञेय और अजमानती अपराध घटित होता है तो उस व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर सकता है, पुलिस थाने में दे सकता है। पढ़ते हैं ना, तो ये कहां है? ये आप पढ़ते हैं सेक्शन 40, ऐसा पढ़ते हैं। तो वो क्या है? वो क्या समझ रहा है कि यह कार्य करने के लिए हम विधि द्वारा न्यायानुमत हैं, अर्थात विधि ने हमें यह पावर दे रखा है कि हम उस कार्य को करें, या पुलिस की सहायता करनी है। पुलिस किसी की चोर को पकड़ रहा है, आप पुलिस ने कहा भैया आप भी पकड़ लो, थोड़ा देख लो, यहाँ पे मैं अकेला ही हूं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप न्यायानुमत हैं यहाँ पर उस कार्य को करने के लिए। भले विधि द्वारा आप आबद्ध नहीं है, आप लोक सेवक नहीं है, लेकिन यहां पर आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप उस कार्य को अंजाम दें, ठीक है। आप विधि की सहायता करें, क्लियर, उस लोक सेवक की सहायता करें, तो आप यहां पे न्यायानुमत होते हैं। बात समझ में आ गई? इसी में एक आपका दृष्टांत है, उसको समझ लेते हैं तो शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो दूर से देखता है वो कोई बी है, ये क्या करता है? सी को मारे जा रहा है, और इस तरह बुरी तरह मारे जा रहा है जैसे लग रहा है कि बी क्या कर देगा? सी की हत्या कर देगा। ये ए को दूर से दिखाई पड़ता है। ए दौड़ के जाते हैं और बी को झपट लेते हैं, पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं पुलिस स्टेशन, दे जाते हैं। बी क्या कहता है कि हुजूर मैं इसलिए सी को मार रहा था क्योंकि सी ने पहले हमला किया था, चाकू से मेरे ऊपर प्रहार पहले किया था, इसलिए मैं सेल्फ डिफेंस में, आत्म प्रतिरक्षा में मैं क्या कर रहा था? सी को मार रहा था, ठीक है। तो भले ही बी के द्वारा सी को मारा जाना अपने आप में अपराध नहीं है, तो भी यहां पर ए के द्वारा जो बी को पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो ए के द्वारा किया गया ये बी कार्य क्या होगा? अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये किस चीज के भ्रम में थे? ये तथ्य की भूल में थे कि बी क्या कर रहा है? सी की हत्या कर रहा है। तो ए क्या है? ए ने भाई विधि का सहारा लिया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, प्राइवेट डिफेंस, आप अपने शरीर की भी सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरे की भी शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए यहां ए के द्वारा बी को पकड़ लेना और पुलिस स्टेशन भेज देना ये कोई अपराध नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसी पर दृष्टांत दिया गया है, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 17 का दृष्टांत देखिए। क या को ऐसा कार्य करते देखता है, किसको? या को। यहां आप कर लीजिए क, यहां कर लीजिए य, ठीक है। क या को ऐसा कार्य करते देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। किसको? क को हत्या प्रतीत हो रहा है, ठीक है। क सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखा है। ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं? जो विधि ने हत्या करने वालों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखा है, उसी अधिकार का प्रयोग वो कर रहे हैं, ठीक है।
दे रखी है। यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिग्रहित कर लेता है, पकड़ लेता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है, तत्पश्चात चाहे असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। क्लियर? बात समझ में आ गई कि यहां क्या मतलब है, सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में क्या अंतर है, आपको बात शायद समझ में आ गई होगी। तो इस तरह हमने दो सेक्शन पढ़े, सेक्शन 14 और सेक्शन 17। तथ्य की भूल क्या है, विधि की भूल क्या है, दोनों में अंतर क्या है, विधि द्वारा न्यायानुमत क्या होता है, सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में क्या अंतर है, लीडिंग जो केस लॉ है उसको हमने जाना, और कब तथ्य की भूल को हम क्षम्य नहीं कर सकते, इसका अपवाद कहां है यह भी हमने जाना। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है, चाहे बीएनएस की, चाहे बीएससी, बीएनएसएस या किसी भी अन्य पेपर की क्लास ज्वाइन करना है, तो आप मुझे कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कहां पे करेंगे मैंने आपको बता रखा है, ये नंबर दिया गया है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।